आज की वीडियो क्लास में एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको आइडिया देंगे। आज का टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से इस मामले में भिन्न है कि इसको होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन का पॉसिबल नहीं है। The term anaerobic respiration was termed by Kostychev, Kostychev ने सबसे पहले टर्म दिया। Anaerobic respiration was first observed by William क्रूकसैंक ने पहली बार एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व किया था। किसमें ऑब्जर्व किया था? इन जर्मिनेटिंग बार्ली सीड्स। बार्ली सीड के अंकुरण के समय एनारोबिक रेस्पिरेशन को विलियम क्रूकसैंक ने ऑब्जर्व किया था। अब इसको डिफाइन करते हैं। What is anaerobic respiration? Anaerobic respiration is incomplete biological oxidation of respiratory substrate जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा आती है, to produce metabolic energy in absence of atmospheric oxygen. Anaerobic respiration can be defined as incomplete biological oxidation किसका? of respiratory substrate, जिसमें खाना आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा आता है, to produce, ऐसा क्यों कर रहा है ऑक्सीडेशन? पर्पस क्या है? to produce metabolic energy, जिसका फॉर्म एटीपी है, और यह मेटाबॉलिक एनर्जी का प्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कब होना है? in absence of atmospheric oxygen. In case of aerobic respiration, the presence of oxygen was required. There was complete biological oxidation. इसका मतलब यह हुआ कि एरोबिक की पहचान कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, जबकि एनाएरोबिक की पहचान incomplete biological oxidation है respiratory substrate. The purpose in both the cases, either aerobic or anaerobic, is same: production of metabolic energy in the form of ATP. तो हम आपको एक ग्लूकोज के लिए चलने वाले एनाएरोबिक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। ग्लूकोज एनाएरोबिक प्रोसेस में भी पहले ग्लाइकोलिसिस में एंट्री करता है, यानी उसकी लाइसिस होती है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से हमने आपको पढ़ा रखा है ग्लाइकोलिसिस हेडिंग के नाम पे। समरी के बारे में बताते हैं। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज डिफरेंट स्टेप से होता हुआ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल जब बनता है ग्लूकोज से,
उस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए कॉमन स्टेप फॉर बोथ एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इस दौरान जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो दो मॉलिक्यूल वाटर का प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ दो मॉलिक्यूल NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है। 4 मॉलिक्यूल ADP 4 मॉलिक्यूल ATP में कन्वर्ट होती है। साथ ही 2 मॉलिक्यूल ATP खर्च भी होती थी और उसके चलते वह ADP में कन्वर्ट हो जाता था। ये स्टेप्स किन स्टेप्स होते हैं ये सब विस्तृत रूप से पढ़े जा चुके हैं। पीछे के वीडियो लेक्चर आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें सारा वर्णन है। यानी ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड and in absence of oxygen, it is converted into 2CH3 CHO plus 2CO2। CO2 गैस है, यह एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसको कन्वर्ट कराने वाला एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। यह एसिटाल्डिहाइड 2CH3CHO। नेक्स्ट स्टेप में यहां से हम आगे यहां लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में 2C2H5OH में कन्वर्ट हो जाती है। दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान दो मॉलिक्यूल NADH2 का कन्वर्जन 2NAD प्लस में जाता है। डिहाइड्रोजिनेज एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। इस पूरी प्रोसेस को देखें, एक चीज क्लियर हुई। As a result of anaerobic respiration, one molecule of glucose is finally converted into 2 molecules of ethyl alcohol and 2 molecules of CO2. Along with that, there is formation of 4 molecules of ATP and 2 molecules of water. Since 2 molecules of ATP are directly consumed during glycolysis, therefore, the net gain of ATP from anaerobic respiration of one glucose molecule will be 4 minus 2 is equal to 2 ATP. Anaerobic respiration में कुल 4 ATP ही बनते हैं। 2 ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाने के कारण नेट गेन सिर्फ 2 का होता है। तो प्रोडक्ट जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का इथाइल अल्कोहल है। 2 मॉलिक्यूल CO2 बनी और 4 कार्बन इथाइल अल्कोहल में अभी बाकी रह गया। जब एरोबिक रेस्पिरेशन थी तो ग्लूकोज का कोई भी कार्बन बाकी नहीं रहता है ऑक्सीडाइज होने से। यानी जितने कार्बन ग्लूकोज में होते हैं उतने ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दी जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई है ही नहीं, एनाएरोबिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि 4 कार्बन इथाइल अल्कोहल में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम यदि रेशियो देखें एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन एरोबिक केस में 38 था, एनाएरोबिक केस में 2 है नेट गेन, और इस तरह से 1:19 का रेशियो एनर्जी फॉर्मेशन में है। जितना एनर्जी एनाएरोबिक बनती है लगभग उसका 18 से 19 गुना ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन बनती है। एक और नेचर में ऑक्सीजन कम नहीं होता, बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। एनाएरोबिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो कौन सा दिन, महीना, साल या कोई टाइमिंग होती है जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं है। हम पाएंगे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, फिर कब नहीं है
इस बात को समझाते हैं। वे प्लांट्स जिनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो जमीन पे पाए जाते हैं, लैंड ड्वेलर है, दे आर ऑल एबल टू एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वे प्लांट जो जमीन पे न होके पानी पे हैं, they all are able to exchange gases from water। दो बातों को याद रखना। लैंड प्लांट होने के लिए गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर करना जरूरी। एक्वेटिक प्लांट होने के लिए गैसियस एक्सचेंज पानी से करना जरूरी। अब आप ऐसे सोचिए, यदि हम किसी मछली पानी से निकाल कर जमीन पर रख दें तो तड़प तड़प के मर जाती है। इसलिए मर नहीं मरती कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मर जाती है कि जो ऑक्सीजन है उसको लेने की उसमें क्षमता नहीं। ठीक ऐसे यदि किसी बिल्ली को हम पानी के अंदर डुबो दें तो कुछ देर बाद मर जाएगी। वह इसलिए नहीं मरेगी कि पानी में ऑक्सीजन नहीं है, वह इसलिए मरती है कि पानी के ऑक्सीजन को वह लेने की क्षमता नहीं रखती। यही बात पौधों पे लागू होती है, प्लांट्स पे भी लागू होती है। अब यदि किसी एक्वेटिक प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रख दें तो वह सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज दे आर अनएबल टू एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक ऐसे यदि किसी लैंड ड्वेलर को हम पानी में डाल दें तो वह ऑक्सीजन के होने के बावजूद ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा और उसके लिए कंडीशन एनारोबिक हो जाएगी और वह एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इथाइल अल्कोहल बनाता है और हाई अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रूव्स टॉक्सिक टू प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जो सेल को किल करती है। अब बात को आप समझ गए कि जब कभी फ्लड कंडीशन आता है तो फसलें नष्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एनारोबिक कंडीशन। वाटर से फसल के जड़ें गैस का एक्सचेंज नहीं करती और वह एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा दिन तक करने के कारण इथाइल अल्कोहल मिलता है जो उनके प्रोटोप्लाज्म को किल कर देता है। यही नहीं, इनिशियली सीड जर्मिनेशन occurs under anaerobic condition। जब हम खेती करते हैं, हल चलाते हैं तो मिट्टी के अंदर हम सीड को डाल देते हैं जहां पे कई बार ऑक्सीजन नहीं होती, फिर भी सीड जर्मिनेट कर जाता है क्योंकि वहां नमी होती है और पहला स्टेप उसका स्वेलिंग का कंप्लीट हो जाता है, इम्बाइबेशन का कंप्लीट हो जाता है। इनिशियल कंडीशन ऐसे ही जहां हम लोग अनाज रखते हैं गोदाम में, तो गोदाम में कंडीशन एयर टाइट होती है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है उसके वहां पे इकट्ठा किए गए सीड यूज कर लेते हैं और उसके बाद जो कि गैस का एक्सचेंज नहीं होता, इस वजह से वह कंडीशन एनारोबिक होती है और सीड्स स्टोर इन गोडाउन may survive under anaerobic condition। एनारोबिक कंडीशन से उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है और स्टोर्ड फूड ज्यादा नष्ट नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक पॉइंट और जाता है, वो यह है जब एसिटाल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस समय जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज है। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम का नाम ZN2+ है। The mineral activator of enzyme alcoholic dehydrogenase is ZN2+, जिंक आयंस। इस तरह से यह एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है, एक मिलता जुलता टर्म बायोलॉजी में रेस्पिरेशन के चैप्टर में चलता रहता है एनारोबिक के पैरेलल, एंड दैट टर्म इज फर्मेंटेशन। अब हम आपको फर्मेंटेशन का क्या रिलेशन है इससे ये भी बताएंगे। फर्मेंटेशन काफी कुछ सिमिलरिटी एनारोबिक रेस्पिरेशन से रखता है, लेकिन फर्मेंटेशन कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन कई बार नहीं भी है। द टर्म fermentation was given by Louis Pasteur। Fermentation was discovered by Gay-Lussac
गैलुसेक ने फर्मेंटेशन खोजा था और यह शब्द पहली बार जिसने दिया उसका नाम लुईस पास्चर है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई बैक्टीरिया के सहारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होना फर्मेंटेशन होता है। फिर फर्मेंटेशन को हम एनएरोबिक से अलग कैसे कर सकते हैं? एनएरोबिक के दौरान ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं ली जाती, बट देयर आर सम फर्मेंटेशन which requires oxygen. Without oxygen, that fermentation cannot be completed. दूसरा बड़ा अंतर जिसकी वजह से हम फर्मेंटेशन को एनारोबिक नहीं कह सकते। एनारोबिक is a respiration. Respiration is a vital process. Vital process cannot occur out of a living cell. बिल्कुल क्लियर। एनारोबिक एक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस होती है, जैविक क्रिया होती है, जीवन से संबंधित क्रिया होती है, और जीवन से संबंधित क्रियाएं जीवित कोशिका के बाहर नहीं हो सकती। इट कैन नॉट अकर आउट ऑफ ए लिविंग सेल। बट फर्मेंटेशन एज ए प्रोसेस कैन अकर आउट ऑफ ए लिविंग सेल बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। आप फर्मेंटेशन को सेल के बाहर भी करा सकते हैं देकर। यदि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं यूज करते तो आप एक्स्ट्रा सेलुलरी प्रोवाइड करिए एंजाइम्स को और वो करा देंगे। यानी फर्मेंटेशन में अकर आउट ऑफ ए लिविंग सेल। इस तरह से दो बातों में फर्मेंटेशन एनारोबिक से अलग। फर्मेंटेशन को ऑक्सीजन कई बार चाहिए, एनारोबिक को कभी नहीं चाहिए। फर्मेंटेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के हेल्प से सेल के बाहर हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी नहीं। अब हम फर्मेंटेशन को, इसकी कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से फर्मेंटेशन 4-5 कैटेगरी में पढ़ा जाता है। उसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड NADH2 का यूज कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस दौरान जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, या उसका नाम है लैक्टिक एसिड, एंजाइम का नाम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और यदि आप एंजाइम के सहारे कराना चाहते हैं उसका नाम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एक दूसरा फर्मेंटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप में पायरुविक एसिड का कन्वर्जन CH3CHO में होता है। इसके लिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की जरूरत होती है। इन नेक्स्ट स्टेप एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन का यूज करके CH3COOH में बदल जाती है। याद रखना है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की वजह से 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो अगले स्टेप में ऑक्सीजन का यूज करके यानी ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बदल जाती है। इसका मतलब हुआ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि किसी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एक तीसरा फर्मेंटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है जो पायरुविक एसिड को ब्यूट्रिक एसिड में बदलती है
with the help of microbe Clostridium butyricus, BUT-RYCUS, butyricus। चौथा और अंतिम जो फर्मेंटेशन है उसका नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के हेल्प से 2 मॉलिक्यूल CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसके लिए जिस एंजाइम की जरूरत है उसका नाम है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। In next step, this acetaldehyde with the help of enzyme chymase converted to 2C2H5OH ethyl alcohol हो जाती है। अब हम इन चारों को अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से बताते हैं। इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज डिहाइड्रोजिनेशन, NADH2 यूज होती है और NAD+ बनती है। जहां डिहाइड्रोजनेशन हो वहां समझिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज only decarboxylation, there is no dehydrogenation. In case of butyric acid fermentation, neither there is decarboxylation nor there is decarboxylation. In case of alcoholic fermentation, there is both. There is decarboxylation as well as dehydrogenation. NADH2 is converted to NAD+, 2 molecules. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों होता है। ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन में दोनों नहीं होता है, न वहां डिकार्बोक्सिलेशन होती है न डिहाइड्रोजनेशन होती है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। और इसकी दूसरी विशेषता होती है दिस फर्मेंटेशन यूटिलाइज ऑक्सीजन व्हिच इज नॉट यूटिलाइज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और लास्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देयर इज ओनली डिहाइड्रोजनेशन, देयर इज नो डिकार्बोक्सिलेशन। यानी ये चारों आपसे एग्जाम में ऑप्शन में दिए जाएंगे, फर्मेंटेशन के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा which of the following fermentation involves only dehydrogenation, which of the following fermentation involves only decarboxylation, which of the following fermentation involves neither decarboxylation nor dehydrogenation, or last which of the following fermentation involves both decarboxylation as well as dehydrogenation। और ये चारों ऑप्शन एक साथ बने रहेंगे और आप आवश्यकता अनुसार उनको अपना चूज कर लेंगे। इस बात को बार बार समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज में अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और जहां प्रॉब्लम हो पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा।